Okay, and now we have an X-ray which is showing that there's an obstruction at the level of the pylorus, and none of the contrast is actually reaching the small bowel. ठीक है, obstruction की वजह से the contrast is not able to reach the small bowel. So अगर OSPE image आई, it's going to be something very easy. You can appreciate the contour of the silhouette of the stomach. ठीक है, and ये basically this is the area with the sorry, this is the gastric bubble area, and contrast they basically fill किया हुआ है stomach को. So if they give you an OSPE image, it's going to be something very simple, and hopefully the scenario will be pretty telling. ठीक है, SAQs में it can be a bit more tricky. So you need to understand कि एक पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो किन किन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है. जो कार्डिनल फीचर है ना, वो होता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग. हम कह सकते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग कार्डिनल फीचर है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का. एब्डोमिनल पेन इज समथिंग विच फ्रीक्वेंटली हैपन्स, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर ऑलवेज. होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग ईटियोलॉजी. बिकॉज वी सेट के बिनाइन कंडीशंस भी हो सकती हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकती हैं. तो सबसे कॉमन बिनाइन कंडीशन है वो पेप्टिक अल्सर है. द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट इज़ गैस्ट्रिक कैंसर. दोनों केसेस में एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, but the pain is not because of the obstruction. The nausea and the vomiting is because of the obstruction. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो nausea and vomiting है ना, that is the cardinal feature of gastric outlet obstruction, not the epigastric fullness. ठीक है, so they're going to basically mention a scenario, ठीक है, जिसमें patient may have epigastric pain, will have vomiting in the majority of cases, and will also have weight loss. ठीक है, अब weight loss क्यों होगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की में? या तो बिकॉज द कॉज वॉज अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी, इसलिए एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में देयर वुड बी सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स वुड बी शॉर्ट और सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा ग्रेटर देन 10% बॉडी वेट इन 6 months. ठीक है ना. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो कि क्रॉनिक है, बहुत लंबे अरसे से है, तो दैट वुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद वेट लॉस. सो एक्चुअली वॉमिटिंग एंड वेट लॉस दोनों इंतहाई कॉमन सिम्टम्स हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के. ठीक है, कार्डिनल सिम्टम इज़ नॉजिया एंड वॉमिटिंग. वेट लॉस इज़ वेरी कॉमन. अर्ली सेटाइटी भी बहुत कॉमन है बिकॉज वेन एवर द इंडिविजुअल टेक्स एनी फूड, वो तो ट्रैप हो जाता है स्टमक में, वो तो आगे जाता ही नहीं है. तो अर्ली सेटाइटी इज़ वेरी कॉमन. अच्छा, अब वॉमिटिंग में जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि वॉमिटिंग इज़ प्राइमरीली ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड जो कि नॉन बिलियस है फॉर द मोस्ट पार्ट, बिकॉज बाइल ड्रेन करती है ड्यूडेनम में एट द लेवल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. जबकि जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इस स्टेनोसिस की इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में कॉमनली पेप्टिक अल्सरेशन होती है. So it's primarily non-bilious vomiting, undigested, but it happens characteristically 1, 2, 3 या 4 hours after taking a meal. Food होगा more or less undigested. The vomitus would contain primarily undigested food, या कह सकते हैं partially digested. It would be very unpleasant. It would be quite smelly. It would be for the most part non-bilious, and it won't be immediately after taking the food. अगर immediately after taking the food undigested particles आ रहे हैं तो they won't be unpleasant, and they would likely be because of an esophageal obstruction or pathology. ठीक है, often times physical examination में जो primary findings होंगी ना would be chronic dehydration के signs, because water की भी absorption नहीं हो रही, वो stomach में सब कुछ जमा हो जाता है. there is gastric retention है ना, and साथ में malnutrition के भी signs होंगे. ओकेजनली ऑन पैल्पेशन आपको डायलेटेड स्टमक मिल सकता है एट द लेवल ऑफ द एपिगैस्ट्रिक एरिया. वो टिम्पेनेटिक भी होगा. ठीक है ना. सो ये हमारे पास दिस इज़ द वे अ पेशेंट इज़ लाइकली गोइंग टू प्रेजेंट. ठीक है, यानी 55 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करिए अर्ली सेटाइटी, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड की. ठीक है, और ये लंबी हिस्ट्री है. सिम्टम्स हैव बिन देयर फॉर द पास्ट 2 years, लेकिन दे हैव सब्सटेंशियली वर्सेंड in the last 3 months. इसका मतलब it's likely to be a benign etiology. साथ में epigastric fullness भी है, especially after taking meals, very important.
और ये जो फुलनेस है वो वॉमिटिंग के बाद इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज वॉमिटिंग इज़ नेचुरल गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। ठीक है, सो हमने डिस्कस कर लिया हिस्ट्री को, फिज़िकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स को। किसी ज़माने में बिनाइन कंडीशंस वर मोर कॉमन एज फार एज द ईटियोलॉजी इज़ कंसर्नड, लेकिन क्योंकि अब मेडिसिन एडवांस हो चुकी है, पेप्टिक अल्सर्स ना शुरू वाली स्टेजेस में ही रिजॉल्व कर जाते हैं, सो दे आर अनलाइकली टू लीड टू दिस कंडीशन। अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो जहन ज़्यादा मेलिग्नेंसी की तरफ जाता है, गैस्ट्रिक कैंसर की तरफ जा सकता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियास भी एक फेयरली कॉमन कॉज है, ठीक है, और साथ में इवन गॉल स्टोन इम्पैक्शन हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल गॉल स्टोन ड्यूडनम में एंटर हो जाए। सो जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मेलिग्नेंसी है तो कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म होंगी हिस्ट्री, कोई बिनाइन कंडीशन है तो बहुत लंबी हिस्ट्री होगी, बहुत अरसे से डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री होगी। अगर कोई सडन चीज़ होगी जैसे गॉल स्टोन इम्पैक्शन है, देन इट वुड हैपन आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, एकदम से। अच्छा, हम उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? एक तो आपने अपराइट एब्डोमिनल एक्सरेज लेने होते हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू डू, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, अपराइट। इसके अलावा अपर जीआई सीरीज़ विद कंट्रास्ट, प्राइमरीली बेरियम कंट्रास्ट के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये अपर जीआई सीरीज़ है विद बेरियम कंट्रास्ट। इसके अलावा आपने एंडोस्कोपी भी करनी होती है और बायोप्सी भी, लेकिन यू कांट डू एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी विदाउट फर्स्ट कैरिंग आउट अ गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज मैनेजमेंट इज़ कंसर्नड। अब इवन रेडियोग्राफ में भी आपको नज़र आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ड्यूडेनम की सेकंड पार्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो डबल बबल साइन है दैट कुड बी पॉजिटिव। ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से नज़र आ सकती हैं ना। सो अगेन आई एम होपिंग कि ये बात क्लियर हो रही है। यू नीड टू रिमेंबर कि जो सबसे कॉमन कॉजेज़ है ना गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की, दोज इंक्लूड नंबर 1 गैस्ट्रिक कैंसर, नंबर 2 पेप्टिक अल्सर, ठीक है। क्योंकि अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इज़ लेस कॉमन स्पेशली इन द वेस्ट, हम ना गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को एज्यूम करते हैं टू बी मेलिग्नेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अगेन दिस इज़ मोर रेलिवेंट इन द वेस्ट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर कि पाइलोरिक स्लोसिस एक मिसनॉमर है, ठीक है, और अगर इफ़ underlying etiology peptic ulcer है, then the level of the obstruction is likely to be first part of the duodenum. You must remember duodenum के 4 parts होते हैं, ठीक है। इसके अलावा we've talked about the clinical features. वो हमेशा, क्योंकि you have to ask the presenting complaint which would be vomiting, तो आपने ये पूछना होता है कि vomiting वैसे भी होती है खाना खाने के बाद, that's a general question मेडिसिन में भी पूछते हैं, and they would be like खाना खाने के बाद, and because this is surgery you need to keep in mind the various levels of obstruction